हेलो डॉक्टर हिना। हेलो। हेलो। जी। कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर बेसिकली मोरबिली वायरस है। पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली से। हाईली कंटाजियस। ट्रांसमिटेड थ्रू द एरोसोल। और जितने भी कैनाइन स्पीशीज हैं, डॉग्स, फॉक्सीज, वुल्फ, रैकन्स, रैकून, जितने भी हैं, उनमें ये होता है। इसमें बेसिकली ब्रेमिया होगा। एपिथेलियल सेल्स, लिम्फोसाइट और न्यूरॉन सेल अफेक्टेड होते हैं। तो तीनों सीनेस इन्वॉल्वमेंट भी होगी। और ओकुलर साइंस में आ जाता है KCS, केराटोकंजक्टिवाइटिस, सिक्का, ड्राई आई कहते हैं, जैसे रेटिनल लीजन्स आएंगी। और जो डेंटल है ना, वो एनामल हाइपोप्लेसिया होता है पपीज। लेस देन 4 मंथ। आफ्टर 4 मंथ ये डेंटल साइंस भी नहीं होते हैं। इसमें बेसिकली डायफेजिक फीवर है। और टू टाइम्स फीवर होगा। 3 से 4 दिन में पीक पे पहुंचता है। फिर स्लो डाउन हो जाता है। ओकुलर और नेजल डिस्चार्ज के साथ म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होगा। रेस्पिरेटरी साइंस में कफ और नमोनिया हो जाता है इसमें। कैनाइन डिस्टेम्पर। GIT इन्वॉल्वमेंट भी है, वोमिटिंग, डायरिया, सीजर, एटक्सिया। और इसमें जो बेसिकली हार्ड पैड डिजीज कहते हैं हम इसे, कि जो पैड्स होते हैं ना, वहाँ पर हाइपर केराटोसिस हो जाती है। और जो नोज है ना, जैसे हम नोज का नेजल जो पोर्शन होता है उसके आगे वाला, वो हार्ड हो जाता है। और जो पैड है ना, वो भी हार्ड हो जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये है कि इसका टेस्ट कौन से हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है अम्यूनोफ्लोरेसेंस और PCR है, नेक्रोप्सी है। ट्रीटमेंट में हम वही वरीमिया है, वायरस है, फ्लूइड थेरेपी करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रिवेंशन इज ओनली वैक्सीन। इसमें जो हम वैक्सीन देते हैं वो मॉडिफाइड लाइव वायरस वैक्सीन होती है। मटरनल जो एंटीबॉडी होती है वो इंटरफेयर कर जाती है तकरीबन 4 मंथ से 5 मंथ पे। तो हम उस टाइम तक एलाइजा नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन भी हमें ना इस 4 मंथ के बाद करनी चाहिए इसकी, अगर मैटरनल साइड से एंटीबॉडीज़ हैं। अदरवाइज हम जल्दी करते हैं वैक्सीन। प्रोग्नोसिस यही है कि वेरिएबल न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं। लेकिन मसला ये है, जब एक बार न्यूरोलॉजिकल साइंस हो गए ना, तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है पूर हो जाती है। क्योंकि ना, हम 100% उससे ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। जो मसला हो जाता है या ब्रेन के अंदर, वो हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है। बाकी है, हाँ, केनाइन डिस्टेम्पर हो गया। केनाइन पार्वो। केनाइन पार्वो है, इसमें है कि हाँ, हेमरेजिक डायरिया एंड लिम्फोइड्स। ये पार्वो वायरस है। CPV2 जिसे हम कहते हैं, टू वायरस। स्टेन्स काफ़ी हैं इसकी, लेकिन जो टू टू है ना, वो पार्वो करता है। वैसे केनाइन पार्वो ना कैट्स में भी फैल जाता है, जिसे हम पेनलेकुपिनिया वायरस कहते हैं। उसकी वो स्ट्रेन ना मॉडिफाई हो जाती है। तो बेसिकली ये डॉग की डिजीज है। और ये हाईली स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर वायरस मरता नहीं है। और बेसिकली जो अफेक्ट करता है ना, जो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स होती हैं, उसे खा जाता है, अफेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, बोन मैरो डिप्लेशन करवाता है। और जो अगर न्यूनेट्स हैं, कम एज है, तो वहाँ पे मायोकार्डियम को अफेक्ट करता है। तो इसमें ये है कि ओरल इन्फेक्शन होगा। जब ओरल इन्फेक्शन के थ्रू ओरोफिनेंजियल लिम्फोइड टिश्यू में वहाँ पे रेप्लिकेट करता है वायरस, वरीमिया होगा। वरीमिया जो है बेसिकली क्या टारगेट करता है, एपिथेलियल क्रिप्ट सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, उसे अफेक्ट करता है। क्रिप्ट की नेक्रोसिस करवाएगा। वहाँ पे मैल एब्जॉर्प्शन होगी, डायरिया हो जाएगा। और बेसिकली बोन मैरो सप्रेशन करवाएगा। लिकोपीनिया आपको दिखेगा, न्यूट्रोपीनिया, एंडोटॉक्सिन ट्रांसलोकेशन हो जाती है। बट बेसिकली ये सेप्टिक शॉक में चला जाता है एनिमल एकदम से। तो इसकी साइंस हैं, प्री प्री एक्यूट्स भी होते हैं, प्री एक्यूट साइंस भी होते हैं। प्री एक्यूट में तो पर एक्यूट में तो ये होता है कि ना एकदम से डेथ हो जाती है।
और ये मोस्टली न्यूनेट को अफेक्ट करता है। एक्यूट के अंदर हेमरेजिक डायरिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया होगा, फीवर होगा और हाइपोथर्मिया, और सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि डाइजेशन तो होती नहीं है, डायरिया लगा होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो है कार्डिक फार्म है। कार्डिक फार्म भी इसमें होती है, किसी किसी में रेयर है, लेकिन जो असल मोस्टली ना अक्यूट हार्ट फेलियर हो जाता है पपीज़ के अंदर अगर वो 2 मंथ से कम हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें है, हाँ, फीकल एलाइजा जिसे हम स्नैप टेस्ट कहते हैं, लेकिन ना इसके फॉल्स नेगेटिव होने की ना पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये मतलब डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट हम कह सकते हैं इसे। पीसीआर सेंसिटिव है, हम पीसीआर करवाते हैं। अगर लाहौर में भी वो एक न्यू लैक हॉस्पिटल खुला है ना, वो राउंड लैक हॉस्पिटल, वहाँ वहाँ पर करते हैं पीसीआर। ये मोर ये सेंसिटिव है। टेस्ट तो बहुत पहले आ गया था, सॉरी मैंने आपकी बात पीसीआर काट का। दी। हम्म। बी ए पार्वो में ना। हाँ हाँ। लेकिन अब जो है उन्होंने फिर कर दिया होगा। लेकिन मुझे तब आइडिया नहीं है, बहुत टाइम हो गया लाहौर छोड़े हुए। नहीं, ये एलाइजा किट तो मैं भी करता हूँ यूज क्लिनिक पर, बट हाँ, पीसीआर नहीं है ना, बहुत पीसीआर हम्म। कैडेक्स वाले भी नहीं करते। मैं अपना सैंपल ना डॉग्स का, कैट का मैं भेजता हूँ, हम्म। कैडेक्स लाहौर भेजता हूँ, बट अच्छा वहाँ पे ना अच्छा। पीसीआर नहीं करते हैं। अच्छा पीसीआर अच्छा। एक लैब है लाहौर के अंदर ही है, राउंड लैब के अंदर ही आती है, तो वो करते अच्छा हैं पीसीआर इसका। अच्छा। अच्छा। पीसीआर में तो कंफर्म हो जाता है ना कि वायरस है या नहीं है। हम्म। बाकी आपकी प्रैक्टिस को तो काफ़ी टाइम हो गया है, हम्म। लेकिन अपडेट हो जाना चाहिए था उस टाइम पे। अगर पीसीआर है तो अभी भी होना चाहिए था। हम्म। और वो में ना मैंने ज्यादातर हाइपरथर्मिया के केसेस देखे हैं ऐसे ना। अच्छा, हाइपोथर्मिया के वायरस बहुत कम। वायरस में बताऊँ, ये होता है कि एकदम से टेम्परेचर अप जाता है, आफ्टर हम्म। कुछ डेज के बाद ना फिर डाउन चला जाता है, क्योंकि एनोरेक्सिक होता है, ड्रिप्स पे होता है और बहुत मसले होते हैं, तो वो टेम्परेचर डाउन की वजह से मोस्टली ना एनिमल्स मर जाते हैं। हम्म। हाइपोथर्मिया बाद में जाके होता है, पहले टेम्परेचर होगा अच्छा खासा, जब वरीमिया की कंडीशन होती है, हम्म। उसके बाद जब साइंस आने लगते हैं ना उसके अंदर हाइपोथर्मिया हो जाता है। फीवर स्टार्टिंग में कोई भी वायरस केस है ना उसमें ऐसे ही होगा, पहले फीवर देन आफ्टर दैट हाइपोथर्मिया। इंक्यूबेशन टाइम होता है इनका, हाँ, 14 डेज होता है, 7-10 डेज होता है इसका। बाकी डायग्नोसिस में फीकल एलाइजा जैसे स्नैप टेस्ट हम कहते हैं, पीसीआर, सीबीसी भी में हमें डायग्नोस हो जाता है, बट ये वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। बाकी साइंस देख के ना मैं तो यही करता हूँ, सीबीसी करवा के साइंस के अकॉर्डिंग ही मैं कह देता हूँ कि हाँ ये है। बाकी ट्रीटमेंट में हम लाइक ऑल वायरस, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। एंटीमेटिक, मेरोपिटेंट, ऑन सेट न्यूट्रिशन हम दे, ऐसी न्यूट्रिशन देंगे जिसकी ना मतलब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एटर्नल फीडिंग हम प्रेफर करते हैं। इसमें ये होता है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता जीआईटी के ऊपर। बाकी वैक्सीनेशन इसका आखिरी चांस है, एमएलईवी वैक्सीन होती है। मैटरनल एंटीबॉडीज इंटरफेयर करती हैं 2 2 3 3 मंथ से 4 मंथ पे इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हमें डिसइंफेक्टेंट करता है, ब्लीच यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 132 डिल्यूशन करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो वायरस मर जाता है। प्रोग्नोसिस में यही है कि अब हमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो क्रिप्टो नेक्रोसिस, हेमरेजिक डायरिया, लिम्फोइड डिप्लीशन। बाकी क्रैनियल क्रूशिएट लिगामेंट है, इसमें ये डिजेनरेटिव भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन है बेसिकली। इसमें जो लिगामेंट है ना वो न्यूट्रिशन की वजह से या किसी इंटरनल कंडीशन की वजह से वीक हो जाता है, और वो फिर वो रैप्चर हो जाता है। बाकी ट्रोमेटिक भी हो सकता है, अक्यूट जिसे हम कहते हैं एकदम से। और रिस्क फैक्टर में यही है कि ब्रीड डिस्पोजन भी है, तो हमें आगे जाके उसे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। ओबेसिटी भी है, वजन ज़्यादा होने की वजह से। इसमें पार्शियल रैप्चर भी हो सकता है, कंप्लीट रैप्चर भी हो सकता है। ट्रोमेटिक में भी इस तरह का है कि एकदम से वो एनिमल बैठ जाता है,
ज्वाइन स्टेबल हो जाता है। इसका जो टेस्ट है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब याद रखना है, क्रैनियल ड्रावर मोशन टेस्ट। यूट्यूब से देखोगे ना, पता चल जाएगा, हम आइडिया हो जाता है। इसमें क्रैनियल ड्रावर मोशन होती है ज्वाइंट इंस्टेबिलिटी के अंदर। अगर वो मूवमेंट मोशन ना हो तो मतलब वो रैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली इस लिगामेंट का काम ही स्टेबिलिटी देना होता है। इसमें जो मीडियल मेनिस्कस इंजरी होती है, 60 to 80% चांसेस केसेस के अंदर ओस्टियो अर्थराइटिस हो जाएगा। अगर क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक इंस्टेबिलिटी है, बाकी साइनोवाइटिस हो जाता है, पेनफुल एफ्यूजन हो जाती है उस जॉइंट की। तो ये है। तो इसमें ये है कि ना, एक्यूट में तो ये होगा कि वजन ही नहीं देगा ना, लेमनेस हो जाएगी, जॉइंट एफ्यूजन जो स्वेल कर जाता है। क्रोनिक के अंदर ये है कि ना, वक्त के साथ साथ ना लेमनेस बढ़ने लग जाती है, मसल एट्रोफी हो जाती है। पल्पेशन के अंदर हम वही करते हैं, क्रेनियल ड्रावर साइंस, टीबियल थ्रस्ट को चेक करते हैं। सही है, क्रेनियल क्रूशिएट। जी बाकी फिजिकल एग्जाम करें आप, पहले क्रेनियल टेस्ट करेंगी, क्रेनियल ड्रावर टेस्ट करेंगे, टिबियल थ्रस्ट देखेंगे कि, रेडियोग्राफ करवा लेना, टीबीएल कंप्रेशन उसमें हमें दिख जाता है, ओस्टिफाइड दिख जाते हैं, जॉइंट एफ्यूजन फ्लूइड भर जाते हैं। बाकी अगर आपने डायरेक्ट देखना है तो आर्थ्रोस्कोपी हम करते हैं। बाकी सर्जिकल इसका ऑप्शन यही है, टीपीएलओ, जिसे हम कहते हैं टीबीएल प्लेटो लेवलिंग ओस्टियोटमी। गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ना, पहले तो टेस्ट पूछेंगे आपसे, फिर पूछेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं। बाकी टीटी होती है, टिबियल ट्यूबरोसिटी एडवांसमेंट, और इसके साथ एक और भी होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्टेबलाइजेशन। और इसमें ये है कि साथ हम पेन किलर देंगे, एनसेड वेट लॉस करवाएंगे, एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन करेंगे, केज रेस्ट देंगे। बायलेटरल अगर होगी ना, समझो ये कोई, समझो प्रिडिस्पोजन थी ब्रीड की वजह से या कोई न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है। अगर एक साइड के ऊपर है समझो, वो ना ट्रोमेटिक होता है मोस्टली। सो जो इस लार्ज ब्रीड जितने भी हैं जिसका वेट ज़्यादा है, लाइक लैब्स, न्यू फाउंडलैंड्स, रोटवाइलर, जितने भी ये हैं डॉग्स, उसके अंदर ना ये रैप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और है डेमेटिकोसिस। डेमेटिकोसिस, ये सब यहाँ तक आ गया समझ? जी एनी जी क्वेश्चन? जी। बाकी एक डेमेटिकोसिस है, बेसिकली ना डेमोडेक्स कैनिस होती है माइट, नॉर्मल स्किन पे मौजूद होती है। इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है कि ना, डैम टू पप्स होती है ड्यूरिंग नर्सिंग। और इसे, हाँ, जो माइट्स है वो है डेमोडेक्स कैनिस। ये बेसिकली हेयर्स में रहती है, नॉर्मली हेयर फॉलिकल्स में रहती है, बाज़ औक़ात ओवर पॉपुलेट कर जाती है। जब एनिमल्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इम्यूनिटी कम होती है ना, तो फिर जाके ना ये अपना इफेक्ट शो करती है। तो जो फॉलिकल्स हैं उसकी डायलेशन हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फरंकोलोसिस। बाकी सेकेंडरी पायोडर्मा हो जाता है उस जगह पे। तो लोकलाइज भी है, जनरल भी है, इसकी फॉर्म्स लोकलाइज बेसिकली ना लीजन्स होती हैं, और खुद ही वो ना मतलब सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन जनरलाइज के अंदर ना लीजन अगर 6 से ज़्यादा है, मोस्टली हम ये एक रूल होता है हमारा, तो उसमें सारी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। और इसमें ये है कि एलोपेशिया होगा, इसमें जो साइंस है ना ये याद करने वाले हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। एलोपेशिया है, और एलोपेशिया भी होगा सिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल नहीं होगा। कोमिडोन्स होंगे, स्केलिंग होगी, एरिथमिया होगा उस जगह पे। और इसमें जो फूट होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें ना दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, प्रोराइटिक भी होती है, नॉन प्रोराइटिक। मोस्टली नॉन प्रोराइटिक होती है। एलोपेशिया दिखेगा सिमेट्रिकल आपको, लेकिन बाजू का सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे प्रोराइटिस हो जाता है वहां पर। जो अगर बच्चे हैं जैसे 8 मंथ से कम है, उसमें ना सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ खुद ही ठीक हो जाता है ये। लेकिन अडल्ट के अंदर अगर 4 साल से ज़्यादा है, तो इसमें समझो कोई इम्यूनो सुप्रेशन चल रहा है, कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, और ये कंडीशन बार बार आ रही है अडल्ट के अंदर, तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है। तो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि जो माइट्स हैं ना वो हैं या नहीं है। ठीक है।
बाकी अगर केसेस क्रोनिक है तो हम बायोप्सी की तरफ चले जाते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक की तरफ हम चले जाते हैं। बाकी ट्रीटमेंट यही है, लोकलाइज होते हैं अगर है तो खुद ही ट्रीट हो जाएंगे, जनरलाइज हैं तो आइवरमेक्टिन हम देंगे। लेकिन आइवरमेक्टिन हमने ना उस डॉग्स में नहीं देना जिसमें MDR1 म्यूटेशन है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती आइवरमेक्टिन की और वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो लाइक बरावेक्टो के नाम से फिलारेलिन जो स्प्रे आता है वो हम डेमेडिकोसिस में यूज़ करते हैं, FDA अप्रूव्ड ड्रग है। बाकी मोजिडेक्टिन है, मोजिडेक्टिन के साथ इमिडोक्लोप्रिड हम यूज़ करते हैं। बाकी ये ड्रग्स बस थोड़ा ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये है कि प्रोग्नोसिस इसकी ना गुड है अगर यंग एज है, अडल्ट है तो पुअर पुअर होती है। बाकी ये फैलता नहीं है, नॉन कॉन्टाजियस है, एनिमल्स टू एनिमल्स भी नहीं फैलेगा, जूनोटिक भी नहीं है। बाकी कार्डियोसिस, एक मिनट सर, 2 मिनट देखिएगा। early कोशिश पढ़ते हैं इसमें। ई कैनिस जो बेसिकली इसमें होता है, ई कैनिस मोस्ट कॉमन है। आपने ये याद रखना, ब्राउन जो ब्राउन डॉग टिक होती है, ब्राउन डॉग टिक से ये फैलता है। हेलो डॉक्टर हिना, आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। ठीक है, ब्राउन डॉग जो टिक होती है ई कैनिस में हम्म। मौजूद होता है। वो जब बाइट करता है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स को ना अफेक्ट करता है, वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और उसकी लाइसिस करवा देता है। इसके 3 फेजेस होते हैं वैसे तो, अक्यूट, सब क्लिनिकल एंड क्रोनिक। अक्यूट के अंदर एकदम से फीवर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। सब क्लिनिकल के अंदर कैरियर स्टेट होती है, बेसिकली साइंस तो होते नहीं है बट वो ट्रांसमिशन का काम करता है। क्रोनिक में बोन मोर स्प्रेशन होगी। और इसमें ये है कि इम्यून मेडिएटेड कंपोनेंट लाइक प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस वजह से उसकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। ठीक है, मोनोसाइट्स भी कम हो जाते हैं। अक्यूट के अंदर फीवर, लिथार्जी, एनोरेक्सिया होगा, पेटिचिल हेमरेज होंगे, ओकुलर साइंस भी होते हैं इसमें, रेटिनल हेमरेजेस होंगे, मतलब जहाँ जहाँ मैक्रोफेजेस हैं वहाँ पे जाके ना वो अफेक्ट होगा वो पार्ट। तो पूरा जनरलाइज इसमें होता है। ओकुलर भी होंगे, मस्कुलोस्केलेटन इन्वॉल्वमेंट भी होगी क्रोनिक। मस्कुलोस्केलेटन में तो बेसिकली लेमनेस आ जाती है। हेमरेजिक में मलीना होगा, ब्लड आएगा। और क्रोनिक क्योंकि प्लेटलेट्स कम है ना, बाकी क्रोनिक में ये होगा, वेट लॉस होगा, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने पहले पहले ब्लड स्मेयर करना है। ब्लड स्मेयर में हमें सिंपल मारोला मिल जाता है। इसका मैंने आपको पैरास्टोलॉजी के अंदर तस्वीर भेजी है यार, वो उससे आप मेमोराइज कर लेना। वजूकात हम तस्वीर देख के ही आंसर की तरफ चले जाते हैं, हमें स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मरोला होता है मोनोसाइट के अंदर और प्लेट्स के अंदर। इसका जो सिरोलॉजी टेस्ट भी मौजूद है, PCR भी मौजूद है। और बाकी हम मोस्टली CBC ही करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चल जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस याद रखना है, डोक्सीसाइक्लिन है, ड्रग ऑफ चॉइस है डोक्सीसाइक्लिन। ठीक है, साथ हम अगर इम्यून इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है तो हम साथ पेडनिसोन हम देंगे इसमें। बाकी टिक कंट्रोल करेंगे ओवरऑल। बाकी इसकी प्रोग्नोसिस गुड है। ठीक है, बाकी ये इसका, बाकी हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज, हार्ट वाटर डिजीज। जो हार्ट वाटर डिजीज है इसमें बेसिकली एक निमाटोड होता है, डायरोफिलेरिया इमाइटस। और जो इसका वेक्टर होता है ना वो मॉस्किटो है। एंडेमिक एरियाज में होता है मोस्टली ये, लेकिन मोस्टली ये नॉर्थ में है हार्ट वाटर डिजीज, अमेरिका की साइड पे जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली आपने निमाटोड का नाम याद रखना है, डायरोफिलेरिया माइटस, और मस्किटो के थ्रू फैलता है।
इसमें ना बेसिकली इसका जो जो मॉस्किटो में ना लार्वा, L3 लार्वा होता है, जो ना सबकट माइग्रेशन कर जाता है। जब भी मॉस्किटो काटेगा वो L3 ना सबकट में जाके वहां से माइग्रेशन स्टार्ट होगी। जब वो सर्कुलेशन सबकट से जाएगा सर्कुलेशन में L4 लार्वा बनता है। तो वो ना पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वहां पर जाके मैच्योर हो जाता है। तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन करता है वो जाके ब्लड फ्लो को रोकता है। बाकी ये है कैवल सेंट्रम कहते हैं हम इसमें, जिसमें ना जब बेसिकली जो वार्म होता है वो हार्ट के राइट हार्ट के अंदर या वेना के अंदर जाके ना माइग्रेट करके ना वहाँ पे एज ए थ्रोम्बस काम करता है। उसे कहते हैं कैवल सेंड्रोम। कैवल सेंड्रोम हार्ट वार्म डिजीज में भी होता है। और एक डिजीज हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सी थी वो, है डॉक्टर ही ना? एक तो हार्ट फॉर्म में था फर्स्ट, सेकंड कौन सी थी आई थिंक। चले मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इसमें यही है। बस बेसिकली इसमें क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 4 के अंदर जाके ना कैवल सेंट्रम आता है। शोक में चला जाता है एनिमल एकदम से। कैट में ना एकदम, कैट में जो है ना अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ना जो मोस्टली कैट होती है ना, हमें अगर इमरजेंसी में कैट आई है पहले हमें उसे ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। मोस्टली जो कैट है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से ना मरती हैं। तो साथ वोमिटिंग और सडन डेथ होती है कैट्स के अंदर। बाकी इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन टेस्ट होता है जो हम डॉग में करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, एंटीजन टेस्ट जो अडल्ट फीमेल वार्म का जो एंटीजन होता है ना उसे डिटेक्ट करती है। अडल्ट फीमेल वार्म का जो एंटीजन होता है, जो अच्छा जो इसका फीमेल वार्म होता है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है मेल वार्म से। तो मोस्टली जो कैबल सिंड्रोम होता है ना वो फीमेल वार्म ही करवाता है। ठीक है। बाकी माइक्रोफिलेरिया टेस्ट होता है, नोट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, फिल्टर टेस्ट, जो बेसिकली जो छोटे छोटे जो लार्वाज होते हैं, लार्वा होते हैं, उससे जाके डिटेक्ट करती है। मोस्टली ना डॉग्स एंड कैट ना ये पॉजिटिव होते हैं, निकलते हैं हर्टवॉर्म में। लेकिन बाजू का जाके ना वो लार्वा बड़ा हो जाता है, 3 4 में से एक लार्वा बड़ा हो गया, तो फिर जाके वो मसला करते हैं। बाकी नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन रहती है। अब ये है कि अगर स्क्रीन टेस्ट करनी है हमें माइक्रोफिलेटर टेस्ट करवा लें पहले। बाकी आपको बताइए कि अगर केवल सेंड्रोम आ गया है तो रेडियोग्राफ हम करवाते हैं, कार्डियोग्राम करवाएंगे, विजुअलाइज्ड वार्म इन द राइट हार्ट। सो ये है इसका। बाकी और इसका यही है, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछते हैं इसमें, अडल्टिसाइड आपने याद रखना है, मिलारसोमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये अडल्टिसाइड अडल्ट वार्म को किल करता है। ठीक है। इसका एक वैसे प्रोटोकॉल था कि ना हम फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं फर्स्ट मंथ में, और जो सेटिंग और 1 मंथ का रेस्ट देते हैं। वो या तो हम 2 इंजेक्शन देते हैं जो हर हर दिन के बाद 2 बार, डेट्स इट। वरना हम मंथली इसको देते हैं एक इंजेक्शन एडल्टिसाइड का। बाकी जो माइक्रोफिलेरिया को जो मारता है, उसमें उसमें बेसिकली ना आइवरमेक्टिन आ जाएगा, सिलामेक्टिन आ जाएगा, मिल भी माइसिन आ जाएगा। ये हम मंथली देते हैं। जो अडल्टिसाइड को आपने याद रखना है। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। बेसिकली ना हार्ट वार्म डिजीज में ना एक साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चलता है, जिसे हम कहते हैं वुल्बैचिया। वो जाके इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो हमें साथ इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस हमें डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं यहाँ पे। बाकी हमें एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, केज रेस्ट करवाना पड़ता है। और इसमें ये है कि अ, बस मंथली प्रिवेंटिव हम ये आइवरमेक्टिन विल्माइसिन देते हैं। कैवल सिंड्रोम के अंदर इमरजेंसी होती है, हमें वार्म को ना सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप। बाकी लेप्टोस्पाइरा है। लेप्टोस्पाइरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेप्टोस्पाइरा के काफ़ी स्ट्रेन्स हैं, सेरोवर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये ना जो यूरिन कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू ये फैलता है। ये पहले क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्रोकन स्किन है वहाँ जाके पेनिट्रेट करता है, बैक्टीरिया में करवाता है।
और बैक्टीरिया लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं। उससे क्या होगा कि अक्यूट रीनल फेलियर होगा, हिपैटिक फेलियर होगा, और वेस्कुलाइटिस हो जाएगी। ब्लीडिंग टेंडेंसीज मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं आप। तो इसमें बेसिकली नेफ्राइटिस होगी, यूवाइटिस होगा, और किडनी और लीवर को अफेक्ट करता है। इसमें जो साइंस हैं, पेशाब थोड़ा थोड़ा करके आता है, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। अगर हिपैट लीवर इन्वॉल्व है, एक्टेरस हो जाएगा, कोगुलोपैथीज हो जाएंगी। अगर साथ फीवर, लेथार्जी और एनोरेक्सिया, मसल पेन एंड स्टिफनेस होगी। एंड अगर यूवाइटिस है, यूवाइटिस किसी किसी में आता है, ये भी शो हो सकता है। बाकी टेस्ट इसके इंपॉर्टेंट है VCSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी डिजीज में पढ़ा रहा हूँ उसके टेस्ट सारे आपने याद रखने हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका, मैट टेस्ट कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रेशन टेस्ट कहते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। बाकी PCR है जो हम ब्लड और यूरिन में देखते हैं, अर्ली अर्ली डायग्नोसिस के लिए स्क्रीन टेस्ट है जिसे हम कहते हैं। बाकी यूरिन एनालिसिस है, तो उसमें प्रोटीन देख लेते हैं, एसोथिनोयूरिया है, कास्ट मतलब कितने डैमेज होता है। बाकी केमिस्ट्री टेस्ट है, केमिस्ट्री टेस्ट में बर्न और क्रेटीन के लेवल को हम देखते हैं। इसमें बेसिकली जो लीवर इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से जो बर्न और क्रेटीन बढ़ जाते हैं, और लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स में हम वही शायद बैक्टीरियासाइडल जो बेसिकली लेप्टोस्पायरा है ना, उसमें हम बैक्टीरियासाइडल देते हैं ताकि वो मर जाए। बैक्टीरिया पेंसिलिन और एम्पिसिलिन हम देंगे। बाकी डॉक्सीसाइक्लिन चलाएंगे साथ हम, आईवी फ्लूइड और एंटीमाइटिक देंगे। सोनोटिक इंपॉर्टेंस इसकी है या नहीं है, डॉक्टर हिना ये बताएं मुझे। लेप्टोस्पाइर, इम्पोर्टेंस है, नोटिक यस। है। ये फैल जाता है, किसी भी सिक्रीशन, ब्लड, यूरिन, फ्लूइड, ये थ्रू फैल जाते हैं। जब भी हमने इस एनिमल को डील करना है ना, हमने अपने अपने आप को सेफ रखना है, हमने ग्लव्स वगैरह पहन के करना है। बाकी इसकी यही है कि हमने वैक्सीन करवानी होती है ये इसके साथ। बाकी बायोमेट्र है। बायोमेट्र हमें पता है कि जो P4 है, ईस्टर्स के बाद P4 बढ़ जाता है, तो बायोमेट्र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी बायोमेट्र होगा फिर जो इकोलाइन बैक्टीरिया है, वजाना में नॉर्मली मौजूद होता है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है। और एज रिलेटेड भी है। अगर मिडल एज है तो उसमें मिडल एज टू ओल्डर एज के अंदर बिचेस के अंदर ये ज़्यादा मोस्टली मौजूद होता है। अर्ली टाइम ये कम होता है क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाकी पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है कि ना हम क्या करते हैं इसमें, हाँ, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, दिखते हैं पोस्ट एस्ट्रस के अंदर। अगर हमें दिखे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो हमें OVH की तरफ जाना चाहिए। बाकी फ्लूइड अकुमुलेशन होने लग जाता है, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो जाती है, इसलिए हम वेजिनल टेस्ट करते हैं, स्वैब टेस्ट करते हैं। टॉक्सिन अब्जॉर्प्शन होती है, सिस्टमेटिक साइंस आएंगे। सो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं बायोमेट्रा, क्लोज भी होती है, हमने शायद पढ़ा था, क्लोज और ओपन। ओपन के अंदर यही है, प्रुलेंट वेजिनल डिस्चार्ज हमें दिखता है, क्लोज के अंदर डिस्चार्ज ही नहीं दिखता हमें। ये है, बट सिस्टमेटिक साइंस हमें दिखेंगे उसमें। ओके। बाकी और इसमें ये है, अल्ट्रासाउंड करेंगे हम इमरजेंसी। इकोलाई मोस्ट कॉमन है इसके अंदर। बाकी पेट भी बड़ा होने लग जाते हैं इसमें। ठीक है। बाकी टेस्ट यही है कि अगर कोई भी फीमेल है, इंटैक्ट फीमेल है, 4 से 8 वीक की पोस्ट इस्ट्रस, तो उसका हम CBC में लिकोसाइटोसिस होगा विद लेफ्ट शिफ्ट। ये बताऊंगा मैं आपको पैथो में कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। बेसिकली इसमें जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, और स्मॉल न्यूट्रोफिल्स। बाकी हम केमिस्ट्री टेस्ट करवाते हैं जिसमें बर्न और क्रेटिन बढ़ जाता है, जिसे हम पेरिटोनियल एजोटीमिया कहते हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड है। ट्रीटमेंट यही है, ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस OVH। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा देते हैं, ल्यूटोलाइसिस जो करवाता है, ताकि P4 रिलीज ही ना हो। ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स देंगे, और अब हम ना उस एनिमल को ब्रीड नहीं करवाएंगे, ताकि क्योंकि ना जेनेटिक इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, हम अवॉइड करते हैं। बाकी सेप्टिक शॉक है इसमें, हाँ, एकदम से इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है।
यूराइन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव में, तो बस स्प्रे करवाएं और जान छुड़वाएं, इसमें ये है। अच्छा, केनाइन डिजनरेटिव वॉल्व डिजीज, इसका नाम दूसरा नाम है मिक्सोमेटस वाल्व डिजनरेशन। बेसिकली ये भी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है किसके अंदर, केवेलियर किंग चार्लिस स्पेनियल्स, 100% बाय 10 ईयर्स। मतलब अगर 10 साल से बड़ा है ये ब्रीड, किंग चार्लिस स्पेनियल्स, तो उसके अंदर एंडोकार्डियोसिस, कैनाइन डिजेनरेटिव वाल्व डिजीज 100% मौजूद होती है। बाकी और भी ब्रीड्स हैं, लाइक मिनी पुडल्स हैं, चिंचुआज हैं, डैश हाउंड हैं, उसके अंदर भी ये होता है। जो याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर, अच्छा मेट्रोल रिकरगिटेशन डेप्थ ऑप्टिकल, इसमें जिस बेसिकली जो वाल्व लेफ्ट लीफलेट होती है ना, उसकी थिकनिंग हो जाती है। उसकी थिकनिंग की वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लोजर रहता है, और मिट्रॉल रिकरगिटेशन होगी, जो लेफ्ट आर्टियल इनलार्जमेंट हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि आर्टिया को ना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, वॉल्यूम ओवरलोड होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर से हमेशा पल्मोनरी एडिमा होगा। तो इसमें मोस्टली साइंस ना मिक्स होते हैं। इसमें जो चार चीज़ें याद करने की है, इसमें मिट्रॉल रिकरगिटेशन रिजर्जिफिकेशन की वजह से लेफ्ट आर्टियल रिट्रांसमेंट होगी, वॉल्यूम ओवरलोड होगा जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन होगी, और लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। इवेंचुअली जो राइट हार्ट फेलियर होता है इसके अंदर, ठीक है। सो अर्ली साइंस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बाकी वक्त के साथ क्या होता है, सीएचएफ हो जाता है, कफ और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, और एरिथमियाज में आपने याद रखना है आर्टियल फिब्रिलेशन होती है एडवांस केसेस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें सिस्टोलिक मरमर होता है लेफ्ट अपेक्स के ऊपर, सिस्टोलिक मरमर लेफ्ट अपेक्स के ऊपर होगा, और रेडियोग्राफ में लेफ्ट आर्टियल एनरिचमेंट होगी, पल्मोनरी एडिमा होगा। इकोकार्डियोग्राफी, थिक मिट्रल वाल्व होगा। ईसीजी के अंदर ना आपको जो पी वेव है वाइट दिखती है उसमें, और साथ उसके क्या होगा, आर्टियल फिब्रिलेशन होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन जो पी वेव है ना वो मौजूद होती है, वाइड होगी लेकिन। बाकी ट्रीटमेंट वही है, फुरोसमाइड हम देंगे, फिमोबेंडिन देंगे जो इंडोलेटर्स हैं, फुरोसमाइड डायरेटिक है, एस इनहिबिटर्स देंगे, एनाप्रिल बेंजाप्रिल। हमने फीमोबेंडिन जब देना है जब सीएचएफ मौजूद हो। बाकी हमने वही जो हमने पहले पढ़ा था, डाइट हमने सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है ताकि फ्लूइड ना बढ़े, बॉडी के अंदर अक्मुलेट ना हो, ये हम चार चीज़ें देते हैं इसके अंदर। बाकी सालों तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। तो आप ACVIM स्टेगिंग के थ्रू याद करना, ए से बनता है एट रिस्क, नो मर्मर, B1। चलो यार थोड़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगी, इसे मैं नहीं बताता, बस आप ये याद रखना कि ये कौन से ब्रीड्स के अंदर मौजूद है, और इसमें किस तरह का हार्ट फेलियर है। मिट्रॉल रिगर्गिटेशन, इसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। प्रोग्नोसिस कैसी है डॉक्टर साहब इसकी? प्रोग्नोसिस इसकी ना, ट्रीटमेंट से चलती है, काफ़ी इयर्स तक चलती है, ठीक है। तो क्योंकि अब उस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम कह सकते हैं प्रोग्नोसिस की पुअर है। अगर हम ट्रीट करें ट्रीटेबल है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें ये चलता है। ठीक है। और बाकी एल्बो डिस्प्लेजिया है, ये इन ब्रीड्स के अंदर होता है। मीडियल कोरोनॉइड फ्रेगमेंटेशन होती है इसके अंदर। लैग काल्व परथेसिस है, टॉय टॉय ब्रीड्स जो होती हैं उसमें जो फिमोरल हेल्थ की नेक्रोसिस हो जाती है, ये है। बाकी लाइम डिजीज है। लाइम डिजीज, इसमें आपने जो पैथोजन याद करना है ना, बोरेलिया बोर्डोगेरी है।
इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछते हैं एग्जाम में, सिक्स सिक्स एलाइजा। इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन भूल गया, मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। इसमें क्या था यार, ए सिक्स एलाइजा। चलो मैं ये क्लियर करके बताता हूँ आपको। बाकी आपने टेस्ट याद रखना है, सी सिक्स एलाइजा। इसमें पैथोजिन बोरेलिया बोर्डोगेरी है। ये हम डिस्कशन में इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सार्कोप्टिक मेंज है, सार्कोप्टिस कैबिस कहते हैं जिसे हम। इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, पीनल पीटर रिफ्लेक्स है। और कैनल कफ है, इसमें बोर्टडेला ब्रोंचिसेप्टिका है। पीसीआर हम करते हैं डेफिनेटिव टेस्टिंग के लिए। बाकी एक्लेम्सिया है, बेसिकली जब वो बच्चा देती है ना बीच, तो कैल्शियम कम हो जाता है और पैरालिसिस होने लग जाता है। तो 10 दिन के बाद होता है ये मोस्टली। तो इसमें हम आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। और इसमें ना हम अरिथमिया को मॉनिटर करते हैं। कावल सिंड्रोम वही है, हार्ट वर्म, जिसमें ना वर्म्स आ जाता है आर्टरीज के अंदर और ब्लॉकेज करता है। और बाकी बायोमेट्र है, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसमें हम बर्न और क्रेटिन लेवल को चेक करते हैं और लीवर एंजाइम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे लैब 2 के अंदर मैट टेस्ट करते हैं हम, डेमोडेक्स के अंदर नॉन नॉन इची, ठीक है, और सार्कोप्टिस के अंदर वेरी इचिंग। इचीनेस, ये डिफरेंशिएशन है दोनों के अंदर। बाकी फिलाइन ल्यूकोपेनिया वायरस है, रिट्रोवायरस, ओंकोवायरस जिसे हम कहते हैं फैमिली। इसकी जो ट्रांसमिशन है ना फिलाइन ल्यूकोपेनिया वायरस की, वन स्लाइवा भी है, नेजल स्क्रीशन भी है, मिल्क भी है, कोई भी तरह की स्क्रीशन है कॉन्टैक्ट आने की वजह से ये फैल जाता है। मतलब हाईली कंटाजियस है। और जो आउटडोर कैट्स होती हैं ना, या जहाँ पे एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, इंडोर कैट्स, मल्टी कैट हाउस होल्ड, वहाँ पे ये वायरस फैलने का चांसेस होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वायरस ओरोफैरिंग्स की थ्रू इंटर होता है, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर रेप्लिकेट करता है, वरीमिया करता है, वरीमिया करेगा तो बोन मैरो सप्रेशन करवाएगा। इसके ना 4 साइंस होते हैं बेसिकली। अबॉर्टिव इन्फेक्शन होगा, अबॉर्शन हो जाएगी। फिर लेटेंट फेज आता है, रिग्रेसिव इन्फेक्शन होता है। इसमें बेसिकली ना एज ए कैरियर एक्ट करता है ये। बाकी प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन होता है, इसमें परसिस्टेंट वरीमिया रहता है, डिजीज रहती है, क्लिनिकल साइंस रहते हैं। देन फोकल इन्फेक्शन होता है, जिसमें टिपिकल साइट्स, एटिपिकल साइंस होते हैं। बेसिकली जो आपने याद रखना है ना इसमें, इम्यूनोसप्रेशन करवाएगा, अनीमिया करवाएगा। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रीजनरेटिव अनीमिया, ठीक है, हीमोलाइसिस। तो अगर रीजनरेटिव अनीमिया है, उसके साथ ना माइकोप्लाज्मा हीमोफिलस को इन्फेक्शन साथ साथ चलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर एक चीज़ थी कि अगर नॉन रिजेक्टिव अनीमिया है इसके अंदर और फिनाइल ल्यूकोपेनिया वायरस है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हुआ है। तो ये एक चीज़ आपने थोड़ा सा ऐड ऑन करनी है। अगर रिजेक्टिव अनीमिया है, फिनाइल ल्यूकोपेनिया वायरस है, तो इसमें साथ माइकोप्लाज्मा हीमोफिलस इन्फेक्शन भी साथ चलेगा। तो हमने सस्पेक्ट करना है इसे रिजेक्टिव अनीमिया है। अगर नॉन रिजेक्टिव है, तो उसमें हमें देखना है कि क्यों है, वो किस वजह से है, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से है, उसमें फिर माइकोप्लाज्मा नहीं है। तो लिम्फोमा हो जाता है इसके अंदर बेसिकली, लिक्यूमिया हो जाएगा। इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर्स के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलो और आर्थराइटिस हो जाता है। बाकी न्यूरोलॉजिकल साइंस भी है इसकी, अटेक्सिया सीजर, रिप्रोडक्टिव साइंस भी है, अबॉर्शन, फेडिंग की ट्रांसएडम कहते हैं जिसे हम। तो एलाइजा करवाएंगे हम क्लिनिक्स पे, जो एंटीजन को ना डिटेक्ट करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है, प्रेसिस्टेंट इन्फेक्शन है, तो FIA, इम्यूनोफ्लुरेसेंट से हम करवाते हैं, जो एंटीजन को डिटेक्ट करता है ब्लड सेल्स के अंदर। बाकी PCR तो वैसे ही पता है सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा क्या है, हमने एलाइजा के साथ IFA करवाना है।
अगर एलाइजा पॉजिटिव है तो हमें उससे, एलाइजा पॉजिटिव आने के बाद हमने